गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चलो तो ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया था, राइट? कोडिंग डिकोडिंग की मैंने वर्कशीट आपके साथ कल शेयर करी थी, ठीक है? क्या आप लोगों ने क्लास पीपीटी भी मैंने शेयर करी थी? तो आपने क्लास पीपीटी और वर्कशीट एक बार देख के लगाया क्वेश्चंस? सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, है ना? ठीक है, जितने भी आपने करे 10, 15, 20 क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों से या नहीं बन रहे हैं? देखो, एक थोड़ा सा भी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से काम करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? बन रहे हैं सर, बस टाइम बहुत लग रहा है। ओके, तो क्या आप मुझे ये बताओ टाइम कौन से वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लग रहा है? नंबर वाले मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। नंबर वाले कौन से सुकृति? सर जो वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है और मतलब जिसमें वर्ड्स बड़े होते हैं और नंबर्स छोटे होते हैं, लाइक मॉक का 84 है, ऐसे वाले में। मॉक का 84 है। चलो, आपने उसमें मॉक का समझ नहीं आ रहा। आपने मॉक का 84 बोला, क्या आपको अंदाजा लग रहा है मॉक का 84 का मतलब क्या होगा? सर नहीं लग रहा, बहुत कोशिश की, बिल्कुल मतलब ऑपोजिट का वो करके, ऐड करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, सब कोशिश करके देखी, आई है नहीं। m कितना होता है 13, o कितना होता है 15, c कितना होता है 3, ये कितना होता है 11, 28 और 3 31 प्लस 11 42। बेटा डबल का तो दिया है यहाँ पर। मेरा क्यों नहीं आया? अभी क्या करके मैंने एग्जैक्टली करके देखा, मैंने सब कुछ ट्राई कर, पता नहीं मतलब होता है, हो सकता है कि ना। देखो, एक चीज बताओ, तो सब फोकस करोगे। सबसे पहले ना प्लेस वैल्यूज को ना बाय हार्ट करो, ठीक है? सर वो तो हो गई है, हो गई है ना? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर के प्लेस वैल्यू, उसका डिजिट सम या उसकी अपोजिट या अपोजिट डिजिट सम, इसके अलावा कुछ और नहीं देखने को मिलने वाला, ठीक है? तो थोड़ा सा भी फोकस, ठीक है? थोड़ा सा जो पहले क्लास पीपीटी कराई उसको करो, उसके बाद वर्कशीट करो, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि वो करने के बाद जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो मेंस के क्वेश्चन लगाओ। मैंने बुक का आपको बताया कौन सी बुक से आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, ठीक है? आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये जो टॉपिक चल स्टार्ट करेंगे हम लोग, सिटिंग अरेंजमेंट, वंस अगेन इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स। एसएससी स्टूडेंट्स अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनके में क्वेश्चंस आता भी है तो डिफिकल्टी लेवल उसका 0 होता है और कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है? तो सिर्फ जो एसएससी प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को सिर्फ आज मेरी पहली क्लास करनी है सिटिंग अरेंजमेंट की और दूसरी क्लास करनी, बस। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। और उसके अलावा इस टॉपिक को कम से कम हमें 9 to 10 डेज लगेंगे। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंस तक के क्वेश्चंस को कवर करें, मतलब कोशिश क्या करेंगे, ठीक है? प्री के मेंस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होने वाला है, कम से कम इसमें आपको लगेगा 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ता भी लगता है, ठीक है? कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे इसमें आपको। उसके बाद ये टॉपिक बैंकिंग स्टूडेंट्स को बहुत तरीके से करना है, एक एक चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर, जो हंसी के लगते हैं उन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो सब चीजें ही आपको हेल्प करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने में, ठीक? इन द मीनवाइल ये टॉपिक चल रहा है, आप प्रैक्टिस करो क्लास पीपीटी, वर्कशीट और अन्य सोर्सेज से भी, ठीक है?
जहां से आपको लगता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, और इतने दिनों में अपने डाउट्स को जहां से प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट को लो, कलेक्ट करके एक जगह रखो। अगर ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट लेके रखो। बुक से कर रही हो तो कैमरे से फोटो खींच के रखो। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक क्लास देने वाला हूँ डाउट सेशन उसका, सारे के सारे क्वेश्चन उठा के मुझे सेंड कर देना, हम सारे क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और प्रैक्टिस करते रहो लगातार, रोज आधे से 1 घंटा कोडिंग जहां से क्वेश्चन मिलता है वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्लास की पीडी कवर करो और वर्कशीट कवर करो, समझ आया? और उसके बाद हम लोग इसके डाउट सेशन रखेंगे, क्योंकि तब तक डाउट सेशन नहीं होगा इसका तब आपको क्लैरिटी और नहीं मिलेगी। सारा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतनी सी बातों का ध्यान रखना ताकि आप सब लोग समझदार हो। ठीक है, समझदार हो ना सब लोग? नहीं सर, समझदार ही तो नहीं है। क्यों नहीं हो भाई? समझदार बन जाओ, है ना? अब आप लोग एक प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट एन एकेडमिक एग्जाम। ठीक है, और वहां तो पास हो जाते हो बिना पढ़े, यहाँ तो बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, है ना? तो इसलिए हार्डवर्क से भी ज्यादा भी आपको चीजें करनी है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये तो समझिए टॉपिक। बस एक चीज पढ़ लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इसमें छुपा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी आपकी। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, फेसिंग सेंटर, फेसिंग आउटसाइड, और तीसरा फ्यू फेसिंग सेंटर, फ्यू फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर की बात करते हैं, है ना, जो सिर्फ सेंटर की या फिर आउटसाइड की बात करते हैं, वो क्वेश्चंस मोर और लेस आपके प्री लेवल के होते हैं। जो क्वेश्चंस आपका दोनों चीज को कवर करते हैं, फेसिंग आउटसाइड और फेसिंग सेंटर, वो ज्यादातर आपके मेंस लेवल तक हो जाते हैं, और उसमें एक वेरिएबल और आ जाता है। ठीक, उन सबको कवर करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। ट्रिपल फेसिंग नॉर्थ, ट्रिपल फेसिंग साउथ, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ड्वेल रो। अब इतनी कहानी पढ़ने के बाद एक नया टाइप का क्वेश्चन जो मेंस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसको भी इसमें कवर करेंगे, वो है आपका ट्रिपल रो अरेंजमेंट। कौन सा? ट्रिपल रो अरेंजमेंट। ट्रिपल रो से मतलब समझे? इस तरीके से बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है सर, ये आउल ले आएगा क्या लिखा है?
अंशिका ये और लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है 12 रो अरेंजमेंट। 12 मतलब पैरेलल रो अरेंजमेंट, मतलब कोई ना कोई कॉमेडी करनी है आप लोगों को, है ना? कॉमेडी करे बिना मानोगे नहीं, ठीक है। 12 रो अरेंजमेंट, पैरेलल रो अरेंजमेंट, ठीक है। सब चीज बताऊंगा कौन से एग्जाम के लिए क्या। अभी रिसेंटली वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि सर क्लरिकल लेवल का एग्जाम का लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, बट ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। इस बार का मैं आपको बताता हूँ चीजें। आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर अगर आप उठाकर चेक करोगे, बेसिकली आप उठाकर चेक कर नहीं सकते क्योंकि उनके पेपर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्लरिकल का तो मेमोरी बेस्ड पेपर बन जाता है, प्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी छोटी होती है, तो वहां पर बच्चे डाटा को मैनिपुलेट करके या फिर वो लोग क्या करते हैं जो भी प्रीवियस, अब अगर हम भी खुद भी मेमोरी पेपर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर 19-20 करके बना देते हैं, लेकिन मेंस का क्वेश्चन बनाना नामुमकिन है क्योंकि उस क्वेश्चन की लेंथ ही एक पेज की होती है, तो उसका मेमोरी क्या किसी को याद ही नहीं रह सकता। मेमोरी बेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग अगर फैकल्टी अगर किसी स्टूडेंट से फीडबैक लेता है वो तो इस फीडबैक के बेसिस पर क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी बेस। तो अगर आप प्रीलिम्स का मेमोरी बेस दोगे तो चलो ठीक है एक बार वो बन जाएगा, लेकिन मेंस का आप बना ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि एक डेढ़ पेज का सवाल होता है ना। तो आप खुद सोचो कि किस बंदे को वो एक डेढ़ पेज का सवाल याद रहने वाला है एग्जाम में आने के बाद, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब करते हैं हम लोग आगे की बात। ठीक, तो इस बार जो ट्रिपल रो अरेंजमेंट आया था उसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ठीक, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे लीनियर रो अरेंजमेंट के बाद आपका। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट। हाँ बोलो बेटा। सर प्रीवियस पेपर में फिर मेंस का हमें क्वेश्चन नहीं मिलता, तो जो आपने बुक बताया था आर किरण समथिंग, देखो ये सारा काम कंटेंट इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। वो लोग एग्जैक्टली, तो देखो ये ना एग्जैक्ट पेपर तो आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अब प्री का क्यों मिल जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत, मतलब प्री का आप ये समझ सकते हो कि 80% क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर में वो लगभग वही होते हैं, ठीक। अब जैसे आपने जिसने भी ये बात पूछी है, एक बात करते हैं कि आप एग्जाम देकर आए, आपसे आपने मुझे बोला कि सर मैं एग्जाम देकर आया, मेरा एग्जाम ऐसा हो, मैंने पूछा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, आपने पूरा सर एक सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट आया था जिसमें 4 लोग अंदर देख रहे, 4 लोग बाहर देख रहे थे, बस। एक स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें कॉर्नर था और सिटिंग था। आपका मैंने इतना सुनकर एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, वेरिएबल्स में आपसे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है। अभी मेंस का क्वेश्चन आप आकर बता सकते हो, लेकिन मेंस का क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होता, मेंस का जो पेपर होता है वो हार्ड लेवल होता है, ठीक है। तो मेमोरी बेस बनाया जाता है तो समथिंग व्हिच इज रिलेवेंट विद द एक्चुअल पेपर, नॉट एग्जैक्टली नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर जो भी है वो सारा मेमोरी बेस्ड है। अब बात आती है स्क्वायर बेस्ड या रेक्टेंगुलर बेस्ड अरेंजमेंट की। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है आपका। फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर में कुछ लोग बैठे हैं, इसके सेंटर में कुछ लोग, ये आपका प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। मेंस लेवल का क्वेश्चन कैसा आता है आपको बताता हूँ कि आपके पास एक स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर इंस्पेक्ट है, 8 लोग यहाँ बैठे हैं, 8 लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा क्वेश्चन
इस बार IBPS PO प्री में आया था, ऐसा क्वेश्चन IBPS PO प्री में आया था। अब बीइंग अ स्टूडेंट मुझे किसी ने आगे बताया सर कि ड्यूअल मतलब इंस्क्राइब्ड स्क्वायर का एक क्वेश्चन आया था। अब मुझे मालूम पड़ गया कि अरेंजमेंट कैसा है, तो मैं इसका एक क्वेश्चन बना सकता हूँ ना कि 8 people ABCDEFGH are sitting in a square which is inscribed in another square and people like PQRST UVW are sitting in the outside square facing the people sitting in the inner square। ठीक है, ये क्वेश्चन इनका आया था, तो अब क्या है, अब मैं डाटा के हिसाब से बना सकता हूँ। समझ आया या नहीं आया? समझ आया बेटा? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आया था, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है मेंस में, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसा था, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। क्वेश्चन ऐसा था कि स्टूडेंट्स एक मतलब एक पिरामिड का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? पिरामिड अरेंजमेंट है। पिरामिड अरेंजमेंट कैसा होता है? एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, इस तरीके का एक पिरामिड अरेंजमेंट आया था मेंस पेपर में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर कि कभी कभी पैटर्न अलग आता है, तो देखो एक बात याद रखना हमेशा, मैं ना आपको लॉलीपॉप नहीं देने वाला, जो फैक्ट है मैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, उस फैक्ट के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, आपको आज से ही अपने आप को उस लेवल तक तैयार करना पड़ेगा। देखो बेटा, एक चीज मैं बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जैसे कि हमारा एक बैच है, मैं किसी का जनरली नाम नहीं लेना चाह रहा, बट मैं आपको उनके एग्जांपल से एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया था। अगर आप देखो एक चीज बताओ, अगर आप पहली सीढ़ी पर चढ़ने की जगह सीधे 12वीं सीढ़ी पर चढ़ोगे तो गिर सकते हो ना, टांग भी टूट सकती है और फिर पहली सीढ़ी चढ़ने लायक नहीं बचोगे। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ क्यों भाई? बेटांशु बताओ। यस सर, यस सर। तो बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप जाओ। अभी यहाँ पर आप सभी लोग अगर रुके हो, देखो बैंकिंग स्टूडेंट मेरी बात का ध्यान से सुनना। जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट आपको कंप्लीट कर दूं, है ना, आपका सीक्वेंस क्या रहेगा मैं बताता हूँ प्रैक्टिस करने का, और प्लीज उसको ही फॉलो करना। ठीक है, वरना सीरियसली सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और वो आपको नहीं होना। आप लोग एक बार मेरी क्लास पीपीटी कर लेना, सबसे पहले इस सीक्वेंस को बेटा प्लीज लिख लेना और फॉलो कर लेना। इसके बाद करोगे आप क्या, आज बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कैसे प्रैक्टिस करें, क्या करना है, किस तरीके से सीक्वेंस में आना है। सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मेरी वर्कशीट कर लेना। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर आपको चाहिए ही चाहिए, कंपल्सरी है ये तो। इसके बाद आप लोग करोगे IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, इन लेवल के क्वेश्चंस करोगे। और दूसरी चीज, जब आप इनके लेवल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आप इसके बाद SBI क्लर्क कर लो प्रैक्टिस। जब आप इन तीनों के, और बेटा ध्यान से, अभी सिर्फ प्रीलिम्स में ही बात कर रहा हूँ, मेंस में पहुंचा नहीं हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब आपने IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क जब ये प्रैक्टिस कर लिए तो फिर क्या करना है? नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट कौन बताएगा क्या करना है? नहीं, अभी नहीं पहुंचना। अंशिका अभी मेंस की तो बेटा बात ही नहीं कर रहा। नहीं, अभी अभी तो पीओ के फॉलो नहीं करने क्वेश्चन। अब करना क्या है वो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं।
मॉक टेस्ट लगाना है बैंक का, वो भी कौन सा वाला, आईबीपीएस क्लर्क वाला, आरआरबी क्लर्क वाला, एसबीआई क्लर्क वाला। इनकी मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर आपका 80% ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्लरिकल में जैसे डिमांड आजकल ज्यादा है, कट ऑफ लेवल जा रही है, तो 70 to 80% स्कोर जब आप रीजनिंग सेक्शन में ऑन कंसिस्टेंट बेसिस करने लगो, मतलब कंसिस्टेंट बेसिस से मेरा कहने का मतलब ये है लगातार 5 मॉक टेस्ट के अंदर, लगातार 5 मॉक टेस्ट के अंदर जब आपका 70 to 80% स्कोर बनने लगे वहां पे, तो आप ये समझना कि हाँ भाई हम सक्षम हो चुके हैं क्लरिकल के रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम इसे कर पा रहे हैं, हमारी स्पीड बन रही है, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू नो दैट टाइम इज द बिगेस्ट हर्डल। टाइम सबसे बड़ा हर्डल है। और मतलब अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर आप पेपर उठाओ है ना और सॉल्व करने बैठो, तो शायद 90% बच्चे उस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन क्या सॉल्व करना ही सब कुछ है? नहीं, टाइम बहुत बड़ी चीज है ना। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक आप रेस में हो ही नहीं, आप रेस से बाहर हो। ठीक, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको 70 to 80% स्कोर ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस करना है। एंड व्हाट आई मीन बाय कंसिस्टेंट बेसिस इज कि कंटीन्यूअस 5 मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 35 में से, मैं बात करूं इसका, अगर आपका 70% to 80% क्या बनेगा, 3.5, तो 24, वैसे तो कम बोल रहा हूं मैं, आपको कम से कम 26 प्लस स्कोर लगातार 5 टेस्ट में बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे कि आपका ऑलमोस्ट 70% या 60% सिलेबस हो चुका है। तो अगर आपका अभी 60% सिलेबस हुआ है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि आपका पजल नहीं हुआ अभी, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 24 प्लस आपका स्कोर बनने लगे, तब यहां से मूव करके अब आ जाना और अब लगाना शुरू करना। ध्यान से देखना, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ, इसके बाद लगाना शुरू करना एसबीआई पीओ। जब ये तीनों के प्रैक्टिस कर लो बेटा, अभी प्रीलिम्स की बात हो रही है, मेंस का भी मैं आया नहीं। इसके बाद आपको कहाँ आना है, इसके बाद आपको इनके मॉक टेस्ट देंगे, और इनके मॉक टेस्ट जब दे लोगे, जब वहां पर अब आपको ऑब्वियसली बात है, पहले प्रीलिम्स क्रैक करना है, राइट। प्रीलिम्स क्रैक नहीं करोगे तो मेंस में कैसे जाओगे? तो प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो अब आपको ऑन रेगुलर बेसिस, देखो ये सारा प्रोसेस में टाइम लगेगा कम से कम 2-2.5 महीने का। जब आपका इतना सब कुछ हो जाएगा, देन ऑन रेगुलर बेसिस आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देना है, रोज उसका एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, रोज एनालिसिस करना है, और अपने स्कोर को बेटा पुश करना है। रीजनिंग में 29 to 30 फॉर क्लर्क और 26 to 28 फॉर पीओ। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रीजनिंग सेक्शन की। समझ आया यहाँ तक प्रोसेस? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज जनरली आपको नहीं मालूम पड़ेगी कि, क्योंकि यार उठाकर कोई भी सवाल करा देना, आपको पहले अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा ना। दिमाग की जो प्रोसेस होती है ना, पहले उसको भाई यूज टू तो कराओ उसके। जब उसको यूज टू नहीं कराओगे, डायरेक्ट मेस करोगे, तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, कहां से करेगा काम? अब इतना हो गया, जब इतना हो गया, अब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो, है ना, अपने तैयारी को बढ़ाते रहो। इसके बाद आपको हफ्ते में एक बार, सर ये मॉक टेस्ट सेपरेटली, फिलहाल तो आप यहाँ वालों पे फोकस करो, बाकी अल्टरनेट में आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्योंकि अगर आप 2-3 जगह से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट से कोई कंटेंट नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, पढ़ाई एक जगह से करो, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है, और मॉक टेस्ट जहां से मिले वहां से लगाओ। सर पीपीटी मिल जाएगा, वर्कशीट मिल जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर शेयर कर दोगे, देखो पितांशु, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत एक्टिव हो जाता, प्रीवियस ईयर में निकाल के फांस दे दूंगा। तो इट्स बेटर कि आप एक कोई भी पब्लिकेशन की बुक खरीद लो जहां पर बैंक के प्रीवियस ईयर सारे एक जगह मिल जाए आपको। ठीक है, बाकी जितना पैसे हो सके उतना करें, क्योंकि यार आप भी समझो 15-20 साल का प्रीवियस ईयर निकाल के देना कितना बड़ा काम हो जाएगा मेरे लिए। आप ये देखो थोड़ा। सर बेस्ट कौन सा होगा पब्लिशर?
आंसर पे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मिसप्रिंट होता है आंसर, कई बुक सही एक बार बताओ, एक चीज बताऊंगा आपको, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अगर आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आप उसके आंसर पे आ गए, आपने उसका क्या बोलते हैं, आपने उसका अरेंजमेंट बना लिया, 95% आप गलत नहीं होंगे, सॉल्यूशन गलत हो सकता है, ठीक है। तीन पब्लिकेशन ले लेना, उसमें ज्यादा मिस्टेक वगैरह आपको नहीं मिलती है, ठीक है। प्रीवियस अभी बोल दो ना सर, कौन से क्वेश्चन मेरे पास एक है सर, अरियन का है सर, IBPS PO, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्या है इनकी पता नहीं। प्रीवियस ईयर के नाम से मिलेगा मुझे, ठीक है। और एक चीज बेटा, लगभग कुछ नहीं तो 500 से 1000 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, है ना। अगर मैं वो बनाने मैंने वो अगर सिखाने बैठ गया तो मेरा तो काम हो जाएगा, मेरा आपने तो एक बोल दो पब्लिकेशन जो जिस बुक में हम लोग को मिल जाएगा तो हम खरीद लेंगे वो। हाँ, अभी तो आप देख के बोल दीजिए। किरण का ले लो, किरण पब्लिकेशन, ठीक है। तो नाम क्या है बुक का? प्रीवियस ईयर बैंक। प्रीवियस ईयर बैंक, ओके। ये तो बेटा आपको, आप सिर्फ इतना बोलोगे मार्केट में आके कि मुझे प्रीवियस ईयर चाहिए, तो आपको बहुत सारे पब्लिकेशन देंगे, बट आप एक बार किरण का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन से फोकस करो, बाकी इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको दिला दूंगा इस टॉपिक के बाद कि आप इतना जज कर पाओगे, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा पाओगे कि ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे इस टॉपिक के बाद कि सर ये हमारा गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी फुल फॉर्म में होगी, तब अपने आप को थोड़ा सा मेंस की तरफ भी पुश करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि प्री और मेंस में ज्यादा गैप नहीं मिलता। आप ये नहीं सोच सकते कि पहले प्री की तैयारी करूंगा, प्री निकलने के बाद मेंस की करूंगा, तो मुश्किल से 15 दिन का गैप मिलता है प्री और मेंस। और साइड बाई साइड वीक में एक टेस्ट आपको मेंस का भी लगाना पड़ेगा और प्री का भी, ठीक है। उसके बाद आपको एक रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि अगर आप उस रियलिटी को नहीं जानोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। सुनो रियलिटी क्या है। जैसे कि प्रीलिम्स में मैंने आपको टारगेट बताया कि किस टारगेट को हिट करना है पेपर निकालने के लिए। रीजनिंग में 28 to 30 in clerical and 25 to 27 PU, correct, and this is out of 35, right। इसी तरीके से मेंस में आपको एक टारगेट सेट करना है और वहां तक पहुंचना रीजनिंग सेशन। 60 में से अगर आप 25 से 30 का टारगेट करके चलते हो और ये टारगेट आप अचीव कर लेते हो, तो मेरी बात को सीरियसली लेना कि आप तैयार हो पीयू या क्लियर करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा किसी को शौक लगा कि सर 25, 30, 60 में से क्या काम कर देंगे, कोई भी किसी को भी, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो पहली बार देते हैं। इसका रीजन ये है कि पेपर का एग्जाम का लेवल, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। कट ऑफ बहुत कम रहती है, बहुत कम। जैसे कि अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे किसी भी एग्जाम का कट ऑफ के बारे में। SBI PU मेंस 2019 250 मार्क्स का मेन होता है, जनरल की कट ऑफ 104 नंबर पे, ठीक। 2020 SBI PU मेंस 250 में से 89 नंबर कट ऑफ पे, जनरल की बात कर रहा हूँ। तो क्या इन कट ऑफ को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हो कि सर पेपर हार्ड लेवल होता है? क्योंकि जब पेपर हार्ड लेवल होता है तभी कट ऑफ ऐसे होती है, जहां पर 40% भी कट ऑफ छूने में, जनरल की बात कर रहा हूँ, 40% कट ऑफ छूने में दिक्कत आ रही है, वेरी हार्ड। SBI PU बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 25 अचीव कर पाते हो, मैं जो 25 to 30 बोल रहा हूँ उसमें भी जो मिनिमम वाला है 25, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर आप 25 भी अचीव कर पाते हो, then you can back yourself और बोल सकते हो कि I have started to get a good score, और मैं एक्सीलेंट की तरफ बढ़ूंगा और एक्सीलेंट आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं बेटा अगर आप 20 से 25 भी बनाते हो
पेपर में, तो भी आप एक्सीलेंट रेंज में आ जाते हो, क्योंकि पेपर कभी कभी और ज्यादा हार्ड हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज पर जज किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया कहानी। बिकॉज दिस कहानी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ा दूं आपको ये करना और आपको स्ट्रेटेजी नहीं दूंगी कैसे करना है, तो इस टॉपिक के लिए तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि प्रोसीड कैसे करना है। तो इसलिए ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी बताई है इसे ही फॉलो करना। अगर इसे फॉलो नहीं करोगे बेटा, फिर बात वही आ जाती है, खुद के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, बाकी मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इवन प्रीवियस स्टूडेंट्स है, वो अभी तक अगर कोई भी डाउट बेस्ड है कि बैंकिंग स्टूडेंट्स है, वो उनको तो ये जो सेटिंग अरेंजमेंट पजल है उनको डाउट्स रहता है कभी ना कभी, कहीं से कर रहे हैं, कोई कहीं से कर रहा है। आप बिंदास भेजो, 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो? अरे बितांशु परेशान ना हो, परेशान नहीं हो, वो बता दूंगा मैं। ठीक है सर, मैंने सर्च किया, बुक नहीं मिल रहा सर। आप एक काम कीजिए, आप एक बार देख के ना लिंक शेयर करने को कर दीजिए सर, बुक का लिंक, तो हम देख के ये काम भी हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कर दो सर, क्योंकि चेन पब्लिकेशन में बहुत बुक है सर बैंक का। ठीक है, मैं बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। और एक तो फिर उसके लिए एक काम करो, बेस्ट की चीज के लिए भी थोड़ा मुझे टाइम दो, है ना, क्योंकि जल्दी बताऊंगा तो शायद मैं भी बेस्ट नहीं सर्च कर पाऊंगा। मुझे 1 वीक का टाइम दो, तो 1 वीक के अंदर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बताता हूँ। नो प्रॉब्लम। और वेदांशु, ये आपका काम है कि आप 2 दिन बाद मुझे रिमाइंड करोगे सर बुक देख रहे हो क्या आप। ठीक है, ओके सर, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रिमाइंड कर दूंगा। हाँ, या तो आप ऐसे रिमाइंड कर देना क्लास के थ्रू, या फिर मैम के थ्रू मुझे रिमाइंड कर देना, है ना। नहीं, मैं क्लास के थ्रू रिमाइंड कर दूंगा सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, दाया क्या होता है, बाया क्या होता है, तीसरा दाया, तीसरा बाया क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, तुरंत क्या होता है, इमीडिएट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, सब चीजों की बातचीत करें। और मैं एक से एक छांट कर अल्टीमेट क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक भी लेक्चर मिस मत करना, और हो सके तो लाइव क्लास ही करना, क्योंकि लाइव क्लास करने का मजा ही अलग होता है। क्योंकि जब आप लाइव क्लास करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी इसमें क्वेश्चन करते के टाइम की, सर ये कैसे आपने लिया, ये क्यों आपने लिया, ऐसे भी हो सकता है क्या, तो ये सारी चीजें आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। तो रिकॉर्डेड ही देखो। चलो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट पर फोकस जमाएंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको मैं ये बोलूं कि एक सर्किल में 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो उन 6 लोगों को आप कैसे रखोगे, कैसे नहीं रखोगे। आप इन्हें कभी इस तरीके से प्लेस नहीं करोगे। कैसे नहीं प्लेस करोगे, इस तरीके से कभी प्लेस नहीं करोगे। अब आप इनको प्लेस कैसे करोगे, 6 लोगों को देखना। पहले तो 4 लोगों को आप इस तरीके से प्लेस कर दो, अपोजिट एंड पर। ठीक, उसके बाद आपको उन 2 लोगों को किसी एक अपोजिट वाले पेयर पे प्लेस करना है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पे और यहाँ। समझ आइएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। समझे बालक और बालिकाओं? छोटी छोटी बहुत बारीकियों वाली बातें करूंगा, बड़ी बातें करने की बहुत समय है अभी। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे, अगर 8 लोग बैठे, तो 8 लोग बैठे तो चीज थोड़ी आसान हो जाती, बस इस तरीके से मत करना। एक 8 लोग हैं तो सबको अपोजिट पेयर में बैठा दो। ठीक, ये आपका करेक्ट तरीका है, ये आपका होगा करेक्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, फेस टू फेस होगा। देखो, फेस टू फेस अरेंजमेंट ही करना है, चाहे 6 लोग हो चाहे 8 लोग। ठीक,
अब बात आती है, कभी कभी इवन नंबर का अरेंजमेंट आ जाता है, ऑब्वियसली आता है, मेंस में जरूर आता है। अगर 9 लोग बैठे हैं तो 9 लोग बैठे हैं तो आपकी मजबूरी है ना, 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बंदे को आप कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे बिठा दो उसे, उसे यहाँ पे बिठा दो, उसे यहाँ बिठा दो, उसे कहीं भी बिठा दो। कहने का मतलब ये है कि अगर इवन नंबर के लोग हैं तो सब लोगों को एक दूसरे के अपोजिट बिठाओ, फेस दिखाओ उनका। और अगर भाई ऑड नंबर है तो मजबूरी बन जाती है कि एक बंदे को आप कहीं ना कहीं प्लेस करना ही पड़ेगा। समझ आया? हाँ, मतलब ऑड की बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज सुन लो ध्यान से कि अभी रिसेंट में कुछ क्वेश्चन था जिसमें, हाँ, अनसर्टेन नंबर का क्वेश्चन भी आता है इसमें। पहले क्या था, पहले अनसर्टेन नंबर का कहने का मतलब क्या बेटा कि मैं आपको यही नहीं बता रहा कि कितने लोग बैठाने हैं, मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद शुरू करता हूं कि ए बी के थर्ड में है, लेफ्ट में है, राइट में है। और अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि मुझे यही नहीं पता, मुझे दिया ही नहीं जा रहा है कि कितने लोग बैठे हुए हैं, तो वो चीज फिर उसमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन रिसेंटली आईपीएस क्लर्क मेंस में आया था, 10 मार्क का, 5 क्वेश्चन थे, 10 मार्क का आया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लास्ट में, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और समझ में भी हो सकता नहीं आए, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले कुछ भी एग्जांपल ले लो। यहाँ पर मैं फेक चेंज करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। फेसिंग आउटसाइड, या अभी आउटसाइड को रोक के रखते हैं, सेंटर की बात करते हैं, फेसिंग सेंटर। A is sitting third to the left of B and second to the right of C। चलो अभी ये सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, कर लेंगे। अभी पहली चीज दूसरी ध्यान से, ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर बेटा 8 लोग बैठाने हैं, क्योंकि आपको पता है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 लोगों को बिठाओ। ठीक है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब आप लोग क्या है कि आपने ना 8 लोगों को बिठा दिया, ठीक है। ये 8 लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो आप लोगों को एक आदत बनानी है, वो आदत क्या बनानी है, ध्यान से सुनना। ये जो लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, आपको ये आदत बनानी है कि या तो आप इनका राइट हैंड मार्क करोगे या इनका लेफ्ट हैंड मार्क करोगे। जैसे कि सारे लोग अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो सबका राइट एक साइड ही होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि यहां पर मैं बैठा हूं तो मेरा राइट इस तरफ होगा, राइट, करेक्ट।
इन द सिमिलर वे आपको सब लोगों का राइट मार्क करना है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या मिलेगा आपको? जब इसका फायदा क्या मिलेगा कि जब आप लोग डॉट लगाकर मार्क कर दोगे और इसकी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक चीज आपके दिमाग में ये होगी, और ये डॉट लगाना अपने आप निकल जाएगा प्रैक्टिस करते करते, लेकिन इनिशियली करने की बता रहा हूँ, ठीक है? आपको बैक ऑफ द माइंड में ये बात होगी कि मैं जो डॉट लगा के मार्क करता हूँ सेंटर की तरफ, सेंटर जब फेस करते हैं तो वो राइट होता है, और जो मार्क लगाना छोड़ देता हूँ वो लेफ्ट होता है। तो जब आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ोगे कि ये बंदा दूसरे बंदे के थर्ड लेफ्ट में है, आप राइट लेफ्ट चेक नहीं करोगे, जहां पर डॉट नहीं लगा सीधे वहां से लेफ्ट काउंट करना शुरू कर दोगे, टाइम बचेगा वहां पे। नहीं तो आप यहाँ पर अगर कोई बैठा है तो आप इसका पहले राइट और लेफ्ट चेक करते रहो। समझ आया? देखो मैं वही बोल रहा, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन हाँ बहुत काम की है, ठीक है? अब जब ये चीज हो गई, इतना आपने कर लिया, अब क्या करना है? अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग एक गोल चक्कर में बैठते हैं, गोल चक्कर में बैठते हैं या एक सर्कल में बैठते हैं, तो उस सर्कल की फर्स्ट पोजीशन कुछ होती है, उसकी कोई फर्स्ट पोजीशन होती है? उसकी कभी कोई फर्स्ट पोजीशन नहीं होती। नो बिकॉज नो पन, करेक्ट जीती। जब तक आप वहां पर किसी को प्लेस नहीं करते तब तक वहां पे फर्स्ट पोजीशन नहीं बनती। हाँ, जब आप किसी को प्लेस कर देते हो देन यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर पर्सन एज अ रेफरेंस एंड देन उसको आप फर्स्ट पोजीशन ले सकते हो। बट इफ देयर इज नो वन सिटिंग तो पहली पोजीशन कुछ नहीं होती। आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है कि ये वाली जो पोजीशन है आपकी आंखों के सामने है, आपको इसका राइट लेफ्ट इजीली दिख रहा है। आप किसी भी क्वेश्चन को जब इनिशियलाइज करोगे तो कोशिश करना, नॉट कंपल्सरी, इधर से ही करो। हाँ, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसे मैं प्लेस करता हूं। A is sitting third to the left of B। तो अगर मैं B को यहां पे रखता हूं तो A is sitting third to the left of B, मतलब लेफ्ट, मतलब जो मैंने मार्क नहीं कर रखा है वो लेफ्ट है। तो थर्ड टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3, A यहां पे आ जाएगा। एंड अब यहां पर जो एंड यूज हुआ है कनेक्टर, याद रखना ये मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ये इसी के लिए है कि जब एंड या बट ऐसे कनेक्टर यूज होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कनेक्टर के राइट साइड की तरफ जो स्टेटमेंट होता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पहले व्यक्ति के लिए लेकर जाता है। किसके लिए लेकर जाता है? पहले पर्सन के लिए। A is sitting third to the left of B and second to the right of C। इसका मतलब ये है कि A जो है वो B के थर्ड लेफ्ट में बैठा है और C के सेकंड राइट में है। अगर इसको A को C के सेकंड राइट में होना है तो C को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पर आएगा, तभी जाकर C का पहला राइट और C का सेकंड राइट होगा। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर स्टेटमेंट, इसके हिसाब से ये अरेंजमेंट बनेगा। कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं आया? आगे भी आएगा। अब देखो यहां पर दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं। आपको पढ़ने में आ रहा है मेरी लैंग्वेज? ठीक है, चलो अभी देखो सब चीज ठीक है,
सब चीज सेम है, एक कनेक्टर चेंज कर दिया उससे अरेंजमेंट पूरा चेंज हो जाता है। A is sitting third to the left of B. अब जब who वर्ड यूज किया गया है तो ये who ये होता जो है, इसके बाद का जो राइट हैंड साइड की तरफ डाटा होता है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कैरी करता है टू द नियरेस्ट लेफ्ट वेरिएबल ऑफ द कंजंक्शन ऑफ कनेक्टर। मतलब A is sitting third to the left of B, तो ये लिख लिया आपने। Who is sitting second to the right of C, इसका मतलब ये जो पर्सन है B, ये C के सेकंड राइट में है और C के सेकंड राइट में होने के लिए C को यहाँ पे आना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पूरा सेम था, सिर्फ हु वर्ड का यूज हुआ और कहानी पूरी या काया पूरी पलट गई अरेंजमेंट की। समझ आया? ठीक, अब उसके बाद कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि वर्ड्स होते हैं बेटा आपके वो इमीडिएट, एडजेसेंट, नेबर, इन सबका एक ही मीनिंग होता है और हिंदी में इन्हें बोलते हैं तुरंत। ठीक है, इन सबका एक ही मीनिंग होता है। और होता क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ A is immediate to B, adjacent to B, neighbor of B, तो सब केसेस में वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं, मतलब उनके बीच में कोई और पर्सन नहीं बैठा। अपोजिट बोला जाएगा तो क्या होगा? A is opposite to B, इसका मतलब ये है कि या तो मैं A के लेफ्ट की तरफ से और A के राइट, B की राइट की तरफ से देखें तो दोनों तरफ A और B के बीच में इक्वल पर्सन होंगे। मैंने बोला A is opposite to B, इट मींस चाहे मैं A के लेफ्ट की तरफ से चला जाऊं B की ओर, यानी A के राइट की तरफ से चला जाऊं B की ओर, दोनों तरफ से बराबर लोग बैठे। समझ आया? ठीक है, तो ये सारा थोड़ा बेसिक मुझे आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में बताना था। ठीक है, क्वेश्चंस तो करेंगे बहुत सारे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपका मन तो नहीं भरेगा, लेकिन मैं आपको लालच देना चाह रहा हूँ। मैं लालच आपको इस तरीके का देना चाह रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस के साथ एक प्यार सा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको सॉल्व करने में एक्साइटमेंट आने लगे और आप फिर कहोगी सर अभी और करने, क्योंकि ये वाली फीलिंग आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो मजा आ रहा है करने में, मजे वाली फीलिंग जो होती है ना, वो आपकी लानी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर मैं अपनी तरफ से ले आऊं। अगर मैं नहीं ला पाता तो बेटा आपको कोशिश करनी पड़ेगी लाने की, क्योंकि अगर लाओगे तभी पाओगे, है ना। अगर बैंकिंग वाले बच्चे इसमें अगर ध्यान नहीं देंगे, इसको अगर बोर मानेंगे, तो मेरी तरफ से आप समझ लेना कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी की कहानी बताता हूँ, IBPS PO क्लर्क का जो पेपर हुआ था, उसमें 60 मार्क्स का पेपर में 38 मार्क्स का जो वेटेज था वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का था। ठीक है, तो अब आप देख लो, आपको इस चैप्टर की वैल्यू ये समझ में आ जाएगी। SBI PO प्री का जो पेपर हुआ था इस साल, उसमें 35 में से 23 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आया था। तो भाई या तो यही उनसे यही पूछ लो भाई फिर हम कुछ और पढ़े या नहीं पढ़े, है ना, यही क्यों करते रहे रीजनिंग सेक्शन में। लेकिन और भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन हो जाता है वो थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली, तो वहां पर स्कोर करने का चांस छोड़ नहीं सकते, और इनको इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि यही हमें कट ऑफ से ऊपर लेके जाएंगे। तो दोनों ही चीज है। हाँ ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करें क्योंकि हमारे पास ज्यादा इतना टाइम नहीं है, और मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता। टाइम लेकर आपको उसके दो कंडीशन से कैसे बना सकते हो, एक कंडीशन से कैसे बना सकते हो, उन सब चीजों की बात करेंगे।
कहाँ पर आप एक कंडीशन से नहीं कर सकते, है ना। तो सब चीजों की धीरे धीरे बिल्कुल बात होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, 0 लेवल वाली जो क्लास थी आपको समझ में आई होगी, है ना। और मेक श्योर कि लाइव भी अगर आओ तो ज्यादा अच्छा है ना, तो ज्यादा इंटरेक्टिव कर पाओगे। इंटरेक्शन जब तक करोगे तभी आपको इसमें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब तक आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आएगा सर क्यों, और क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक फिर कहानी। चलो ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर कर लें सेवा समाप्त। आज के समाचार यहीं खत्म कर लें। चलो फिर कल आएंगे नए बुलेटिन के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।